आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। आज की इस वीडियो में हिंदी भाषा से जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो परीक्षाओं में आप जानते हैं हिंदी भाषा से जुड़े सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। आप वीडियो देखेंगे, आप खुद ही अंदाज लगा देंगे कि सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख कारण होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पिछली परीक्षाओं में आ चुका है। अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख कारण होता है, झिझक हो सकता है, वर्णों द्वारा ध्वनियों का ज्ञान न होना, आलस्य, स्वर भंगिता का ज्ञान न होना। तो इसका जो प्रमुख सही जवाब है, इसका सही जवाब है वो है वर्णों द्वारा ध्वनियों का ज्ञान न होना। अशुद्ध उच्चारण का जो प्रमुख कारण होता है वो है वर्णों का ध्वनियों का ज्ञान न होना। जब सही ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति उच्चारण ढंग से नहीं कर पाता है। आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना भी होगा और ये महसूस भी किया होगा। अगला प्रश्न है, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना वर्ड कहलाता है। एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना हुआ वर्ड कहलाता है अंतस्थ व्यंजन, उत्तम व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना वर्ड संयुक्त व्यंजन कहलाता है, क्योंकि दोनों जुड़ जाते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप लोग पूरी वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए कीमती होगा। प्रश्न है, शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्ण, वाक्य, शब्द, ध्वनि। तो इसका सही जवाब होगा वाक्य। शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। जब हम शब्दों को व्यवस्थित करके लिखते हैं तो जब पंक्तियां बन जाती हैं तो वो पूरा वाक्य बन जाता है। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, ये जब पूरे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम किस भाषा कौशल को सीखता है? बालक सर्वप्रथम किस भाषा कौशल को सीखता है? ऑप्शन है पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा सुनना। बालक सर्वप्रथम सुनना शुरू करता है, यानी कि सुनना भाषा कौशल को सीखता है। बच्चा जब जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, थोड़ा समझदार होता है, तो सबसे पहले वो चीज़ों को सुनता ही है। पढ़ना बाद में सीखेगा, लिखना भी बाद में सीखेगा और बोलना भी बाद में सीखता है। सबसे पहले वो सुनना शुरू करता है। अगला प्रश्न है, लोक कथा का आशय होता क्या है? लोक कथा, लोक कथा का मतलब है किसी लोक या समुदाय में प्रचलित पारंपरिक कहानी जो आमतौर पर मौखिक रूप से पीढ़ियों से चली आती हैं, ऐसा लोक कथा के बारे में कहते हैं। तो वो किस पर आधारित, उसका मतलब क्या होता है, आशय क्या होता है? लोक कथा का आशय होता है संस्कृति पर आधारित कहानी, संस्कार पर आधारित कहानी, क्षेत्र विशेष की कहानी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। लोक कथा में ये सभी आ जाती हैं। अपनी क्षेत्र विशेष की कहानी हो सकती है, किसी संस्कार पर आधारित कहानी हो सकती है, किसी संस्कृति पर आधारित कहानी हो सकती है। तो ये सही जवाब है, यानी कि अंतिम उपरोक्त सभी जो उसमें दिए गए हैं वो सभी लोक कथा का आशय बताते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय क्या होता है? लिखित अभिव्यक्ति या फिर लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति
स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय होता है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का उद्देश्य। कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? हमारे सामने ऑप्शन है, सृजनात्मक क्षमता का विकास, सौंदर्य अनुभूति का विकास, कविताओं को कंठस्थ एवं संग्रह करने की प्रवृत्ति, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो उपर्युक्त सभी जो हमने बोले हैं वो सभी कविता शिक्षण का उद्देश्य माने जाते हैं। सृजन क्षमता का विकास करना, सौंदर्य अनुभूति का विकास करना, कविताओं को कंठस्थ और संग्रह करने की प्रवृत्ति, ये सभी कविता शिक्षण का उद्देश्य होते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी इसमें आएंगे। प्रश्न है, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है? जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है यह है सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, या फिर मौन वाचन। तो इसका सही जवाब होगा आदर्श वाचन। जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह है आदर्श वाचन। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, मौलिक लेखन कहलाता है। मौलिक लेखन किसे कहते हैं? हमारे सामने ऑप्शन है, स्वयं चिंतन करके लिखना, किसी लेख की नकल, किसी पुराने लेख को कॉपी करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक लेखन कहलाता है स्वयं चिंतन करके लिखना, यानी कि जो अपना खुद का किसी विषय पर जो अपने निजी विचार हैं, आप उसके क्या चिंतन करते हैं, उस विषय पर क्या सोच है आपकी, उसको चिंतन करके लिखना मौलिक लेखन कहलाता है। किसी की कॉपी नहीं करना, किसी दूसरे राइटर ने लिख दिया आप उसको कॉपी कर दें, तो ये मौलिक लेखन नहीं कहलाता है। अपना लिखा हुआ जो कहीं का कॉपी किया हुआ ना हो उसे मौलिक लेखन कहते हैं। प्रश्न है, शुद्धोच्चारण में विशेषता होती हैं। शुद्धोच्चारण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? अक्षरों की स्पष्टता, पदों का पृथक पृथक उच्चारण करना, सुंदर स्वर एवं लय समर्थता, अंत में है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सी वो विशेषता है शुद्धोच्चारण की, कोई एक विशेषता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी कि शुद्धोच्चारण में अक्षरों की स्पष्टता होनी चाहिए, पदों का पृथक पृथक सही तरीके से उच्चारण करना चाहिए, सुंदर स्वर और लय समर्थता कि कहाँ पर उतार चढ़ाव होना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, और क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। ये सारी विशेषताएं शुद्ध उच्चारण की होती हैं। तो उपर्युक्त सभी विशेषताएं शुद्ध उच्चारण में आती हैं। हिंदी भाषा पर आधारित प्रश्नों से बनी ये वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आई होगी और पूरी वीडियो बिना स्किप के देखी होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ जय हिंद।